अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज के साथ बैठ करके जो चाय पे चर्चा करते थे, देश के आंदोलनकारियों के खिलाफ गवाही देते थे, देश के साथ गद्दारी करते थे, आज वो गद्दी पे बैठ करके अंग्रेजों की चाल हमारे साथ चल रहे हैं। इस चैनल से उस चैनल पे चले जाइए, आपकी समस्या, आपका मुद्दा, आपकी परेशानी आपके ही टीवी में नहीं दिखाया जा रहा है। कोरोना के दौरान जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरियां उनसे छीन ली गई। ये है निजी सेक्टर की हालत। अगर आप सरकारी क्षेत्र को देखेंगे तो कोई भी डिपार्टमेंट उठा करके देख लीजिए, चाहे स्कूल के टीचरों का सवाल हो, कॉलेज के टीचरों का सवाल हो, रेलवे की भर्ती हो, एसएससी की भर्ती हो, सेना की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, रिक्त पद पड़े हुए हैं, भर्तियां नहीं की जा रही। एक तरफ आपकी पेट्रोल की टंकी और दूसरी तरफ साहब की नौटंकी, हंसता हुआ नूरानी चेहरा माननीय राष्ट्रपति को देख करके आत्मा प्रफुल्लित हो जाता है कि भाई इस देश में दलित भी राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का सपना पूरा हो गया। लेकिन जिन्हीं हाथरस में एक बेटी की जान जाती है और उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलता है, आत्मा वापस जो है शरीर में आ जाती है। कि ये कौन सा राष्ट्रवाद है भैया? जो सरकार राष्ट्रीय संपत्ति बेच रही हो वो राष्ट्रवादी होने का दावा कैसे कर सकती है? और आप में से जिन लोगों ने भी ज्योतिबा फूले के विचार शेतकरी समस्याओं को लेकर के पढ़ा होगा, उसमें आप ये बखूबी जानते हैं कि किस तरीके से धान उगाने वाला जो किसान है उसको उसके धान का दाम नहीं मिलता है। गेहूं उगाने वाला जो किसान है उसको उसके गेहूं का दाम नहीं मिलता है। कपास उगाने वाला जो किसान है उसको उसके कपास का दाम नहीं मिलता है। उसका दाम बीच में कोई खा जाता है। कभी आपने और हमने सोचा है कि हमारा गेहूं 10 रुपये किलो खरीद करके ले जाता है और 30 ग्राम का बिस्किट हमको 10 रुपये में वापस बेचता है? कौन खा रहा है ये बीच का मुनाफा? ना किसान को मिल रहा है, ना आम इंसान को मिल रहा है। बीच में सारा का सारा बेईमानी, सारा का सारा कमीशन इस देश के अंदर जो भ्रष्टाचारी लोग हैं वो मिल करके खा रहे हैं। एक तरफ ये लूट मच रही है, उस तरफ हमारा ध्यान ना जाए, उस तरफ हमारा दिमाग ना जाए। इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि समाज जो पहले से जाति और धर्म के आधार पर बटा हुआ है, उस बंटवारा की खाई को और बढ़ाया जाए, लोगों को और आपस में लड़ाया जाए। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी टाई और अंग्रेजी मानसिकता छोड़ करके गए। अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज के साथ बैठ करके जो चाय पे चर्चा करते थे, देश के आंदोलनकारियों के खिलाफ गवाही देते थे, देश के साथ गद्दारी करते थे, आज वो गद्दी पे बैठ करके अंग्रेजों की चाल हमारे साथ चल रहे हैं। अंग्रेज क्या करता था? फूट डालो, राज करो। और ये आज जो बैठे हुए गद्दी पे लोग हैं, ये क्या करते हैं? फूट डालो और राज करो। आपसे मैं तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, टीवी आपने खरीदा है, सरकार ने गिफ्ट किया है क्या? आप अपने पैसा से टीवी खरीदे हैं ना? उसका हर महीने रिचार्ज आप अपने पैसे से कराते हैं ना? आपके हाथ में रिमोट है ना? आपको लगता होगा कि हमको कितनी शक्ति है, जो चैनल बंद करेगा वो चैनल बदल करके देखेंगे। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, चैनल बदल करके देख लीजिए, इस चैनल से उस चैनल पे चले जाइए। आपकी समस्या, आपका मुद्दा, आपकी परेशानी आपके ही टीवी में नहीं दिखाया जा रहा है। कितनी बार यह दिखाया जाता है कि देश के अंदर बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। हर साल 5.5 लाख इंजीनियर पैदा होते हैं इस देश में। मैं अभी नागपुर से आया हूं, दर्जनों सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, पुणे में दर्जनों सैकड़ों इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, अहमदाबाद में कॉलेज है, चारों तरफ कॉलेज बने हुए हैं। लेकिन उस कॉलेज से जो निकलने वाले इंजीनियर हैं, आप उनकी हालत देख लीजिए। क्योंकि सरकारी आंकड़ा कहता है कि किसी भी साल 1.5 लाख से ज्यादा रोजगार नहीं दिया गया है। कोरोना के दौरान जो लोग ऑलरेडी नौकरी कर रहे थे, उनकी नौकरियां उनसे छीन ली गई। ये है निजी सेक्टर की हालत। अगर आप सरकारी क्षेत्र को देखेंगे तो कोई भी डिपार्टमेंट उठा करके देख लीजिए, चाहे स्कूल के टीचरों का सवाल हो, कॉलेज के टीचरों का सवाल हो, रेलवे की भर्ती हो, एसएससी की भर्ती हो, सेना की भर्ती हो, पुलिस की भर्ती हो, रिक्त पद पड़े हुए हैं,
भर्तियां नहीं की जा रही हैं। यह सवाल हमारे दिमाग में ना आए कि जब दुनिया में तेल सस्ता था तब भी हम महंगा तेल खरीद रहे थे। आज जब तेल महंगा हो गया है दुनिया में, तो कहते हैं कि रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हो रही है, इसीलिए तेल महंगा हो रहा है। चाचा जी, जब लड़ाई नहीं हो रही थी, जब यूक्रेन और रसिया आपस में नहीं लड़ रहा था और कच्चा तेल सबसे सस्ता मिल रहा था, तब भी आप सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल क्यों हमसे खरीदवा रहे थे? किसी भी पेट्रोल पंप पे चले जाइए, एक तरफ आपकी पेट्रोल की टंकी और दूसरी तरफ साहब की नौटंकी, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। उसको देखिए और सोचिए कि जितना टैक्स जो है आपसे वसूला जाता है, उससे कम में पेट्रोल और डीजल मिलता है। तो कि नहीं रहेगी बेकारी, हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी। अरे आपके सपने में हम आ गए और ऐसा लगा कि वाह, देश के संविधान की क्या ताकत है कि एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। खुशी हुई, अच्छा लगा, लेकिन पता नहीं था कि ये आदमी का चाय बेचने का दावा किताबी है, फर्जी है। पता नहीं था कि चाय भले ना बेचा हो, लेकिन जिस स्टेशन पे चाय बेचने की बात कर रहा है वो स्टेशन जरूर बेच दिया है। पता नहीं था कि हमको तो नौकरी नहीं मिलेगी, लेकिन इसका भतीजा बीसीसीआई का सेक्रेटरी जरूर बन जाएगा। पता नहीं था कि किसानों को अपने हक और अधिकार के लिए किसान ने नहीं मांगा जबरदस्ती कि हम किसानों का भला करेंगे, आप 3 कानून ले लीजिए। अरे ऐसे पकड़ पकड़ करके कौन भलाई करता है? देश के किसानों ने मांगा था क्या कि आप मुझे कृषि कानून दे दीजिए? उस कृषि कानून को वापस कराने के लिए 700 किसानों को जान गंवानी पड़ी। और महिलाओं के ऊपर अत्याचार की आप बात मत कीजिए। इस देश की क्या विडंबना है, इसको समझिए। खुशी होती है महामहिम राष्ट्रपति को देख करके, रामनाथ कोविंद साहब को, माननीय राष्ट्रपति को देख करके आत्मा प्रफुल्लित हो जाता है कि भाई इस देश में दलित भी राष्ट्रपति बन सकता है। ऐसा लगता है कि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हो गया। लेकिन जो ही हाथरस में एक बेटी की जान जाती है और उनके मुंह से एक आवाज नहीं निकलता है, आत्मा वापस जो है शरीर में आ जाती है, दिल बैठ जाता है। लगता है ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सपना नहीं पूरा हो रहा है, ये तो गुरुजी का सपना पूरा हो रहा है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी कि जो पीढ़ी अपना इतिहास भुला देती है, इतिहास उस पीढ़ी को भुला देता है, वो कभी इतिहास नहीं बना सकता है। हम ये बात भूल गए हैं कि हम कहां से चले हैं। जब सावित्रीबाई फूले महिलाओं को पढ़ाने का संकल्प लिया था, तो जिनके दिमाग में गोबर भरा हुआ है वो उनके ऊपर गोबर फेंका करते थे। और ये बात मैं बता रहा हूं 19वीं शताब्दी की। 1947 में जब देश आजाद होता है और संविधान सभा का निर्माण होता है, 15 महिलाओं को उसमें भागीदारी मिलती है। हमारा देश एक दिन में नहीं बना है, 5000 साल का इतिहास है। एक एक कदम पार करते हुए हम आज इस जगह पे आकर के खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि 2014 में हम चंद्रमा पे चले गए, ऐसा नहीं है कि 2014 में हमने न्यूक्लियर बम फोड़ लिया था, ऐसा नहीं है कि 2014 में IIT बनी, ऐसा नहीं है कि 2014 में एम्स बना, ऐसा नहीं है कि 2014 में लोग PhD करने लगे, ऐसा नहीं है कि 2014 में हमको ओलंपिक का मेडल मिला, ऐसा नहीं है कि 2014 में हम वर्ल्ड विजेता बने, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीते, ऐसा नहीं है कि क्षेत्र के तमाम इलाके के तमाम चीजों का विकास पहले नहीं हो रहा था। 2014 से पहले भी देश था,
2014 के बाद भी देश है, और ये जब वापस चले जाएंगे तब भी देश रहेगा, क्योंकि देश व्यक्ति से बड़ा होता है। लेकिन आज हमारे सामने चुनौती क्या है? चुनौती यह है कि जहां तक हम आए थे वहां से हमको आगे जाना था। अगर हम चांद पे पहुंच गए तो हमको मंगल पे पहुंचना है, अगर मंगल पे पहुंच गए तो हमको बुध पे पहुंचना है। अगर हमने 15 एम्स बना लिए तो हमको 500 एम्स बनाने हैं। अगर हमने 20 IIT बना लिए तो हमको 2000 IIT बनाने हैं। अगर हमने एक JNU बना लिया तो हमको 10,000 JNU बनाने हैं। लेकिन आज हम देख क्या रहे हैं? देख ये रहे हैं कि नारा देश का और काम दोस्त का। सोच करके हमको बताइए, नारा देश का लगाया जा रहा है, तिजोरी दोस्त का भरा जा रहा है। आप में से तमाम लोग ये सोच करके मुझे बताइए, अगर मैं गलत हूं तो मैंने शुरू में ही कह दिया था, मेरा ज्ञानी होने का कोई दावा नहीं है। मैं जबरदस्ती ये नहीं बोलूंगा कि मैंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में MA किया है। आप सोच करके मुझे बताइए कि ये कौन सा राष्ट्रवाद है भैया, जो सरकार राष्ट्रीय संपत्ति बेच रही हो वो राष्ट्रवादी होने का दावा कैसे कर सकती है?